नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम्स में डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज मेरा चर्चा का विषय है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर विषय चुनने का उद्देश्य यह है कि मन में एक आशंका हुई है कि जिस तरह से एयरलाइंस में कम ऑपरेटर रहने से जो इंडिगो की स्थिति थी, उस स्थिति से उबरने के लिए और उस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कई दिन प्रयास करने पड़े, लेकिन उससे ज्यादा यात्रियों को परेशानी हुई। उसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर में बहुत कम ऑपरेटर होने से ये स्थिति आ सकती है। तो आपको आगाह करना या सब लोग इससे पहले से ही सतर्क रहे कि इस तरह की स्थिति आ सकती है। तो हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री M.K. पांडे जी। पांडे जी, आपका नमस्कार। आप टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, इसलिए इनसे हम टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात करेंगे। पांडे जी, जैसा कि आप देख रहे थे कि इंडिगो की स्थिति जो खराब हो गई थी, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी हुई थी, उसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर भी एक उसी तरह का है। तो टेलीकॉम सेक्टर क्या है और यह कैसे काम करता है, भारत के दृष्टि में आपको इसको बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद पाठक जी। ये मुद्दा निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि प्रोएक्टिव टाइप ऑफ थिंकिंग है। ऐसा कुछ हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि क्या ऐसी कोई संभावना पैदा हो सकती है, तो इसको समझने के लिए आपने अच्छा पूछा कि टेलीकॉम सेक्टर है क्या और कैसे काम करता है। दो टुकड़े में ये प्रश्न है जी। आज का समय या हमेशा का समय संचार का समय रहा है। जो जितना जल्दी सूचना का या इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचा सका हो, जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा एक पावर रहा है, टूल रहा है। तो संचार सेक्टर जो है, टेलीकॉम सेक्टर जो है, आज की तारीख में अपरिहार्य है, क्योंकि सूचनाओं का संचरण करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर है। वो सूचनाएं तुरंत कितनी जल्दी एक जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे, क्रॉस द ग्लोब, और बल्कि अब तो ग्लोब क्या कह सकते हैं, क्रॉस द यूनिवर्स। कहां से भी सूचनाएं, चंद्रयान और वहां से भी, स्पेस शटल से भी, स्पेस स्टेशन से भी अपने पास सूचनाएं आती रहती हैं। सूचनाएं चाहे डाटा के फॉर्म में हो, फोटो के फॉर्म में हो, वॉइस के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। तो टेलीकॉम सेक्टर बेसिकली सूचनाओं का कैरियर है। सूचना चाहे जिस भी फॉर्म में हो, उसका वो कैरियर है। ये हो गया टेलीकॉम सेक्टर बोलचाल की भाषा में। अब ये कैसे काम करता है? काम करने का इसका तरीका यही है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन ले और अपने जो उसके कम्युनिकेशन चैनल हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे कहीं कहीं आई मीन जो वायरलेस वाले केबल हो, उसके माध्यम से रिसिपिएंट तक उसको पहुंचाए। यही इसका बेसिकली से आपने कम्युनिकेशन की प्रक्रिया समझा दी है, सोर्स से मीडिया के द्वारा डेस्टिनेशन। तो टेलीकॉम सेक्टर आज की तारीख में, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि इंफॉर्मेशन का सबसे फास्ट, एक तरह से कहा जाए सबसे रिलायबल, सबसे डिपेंडेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मीडियम है। सारा काम ही इसी पर, सबसे ज्यादा इसी पर है, और ये सफलतापूर्वक कर भी रहा है। काम करने का तरीका वही है। इनके अपने ट्रांसपोंडर होंगे, वहां से वो भेजेंगे सैटेलाइट से, फिर उसको रिसीव करेंगे। दोनों काम, इनको भेजना भी है और रिसीव भी करना है, करके अपने रिसिपिएंट तक इसको पहुंचाना है। बहुत सरल सा इनका काम है। ये कहने के लिए ऑफ कोर्स पर्दे के पीछे काफी कुछ इनको भी तैयारी करनी होती है, लेकिन काम इतना ही है। उनसे लिया, अपने जो मैकेनिज्म है उस पर इसको प्रोसेस किया और रेसिपिएंट तक पहुंचा दिया। तो हमारे देश में नए ऑपरेटर, इस मतलब टेलीकॉम सेक्टर में नए ऑपरेटर आने के लिए उसको किन किन प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है, क्या क्या उसको करना पड़ता है, जो नए ऑपरेटर अगर इसमें भाग लेना चाहे तो? बहुत सरल प्रक्रिया है। कंपनी बनानी होगी जिसमें कम से कम 2 डायरेक्टर हों। थियोरेटिकली
1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल चाहिए थ्योरेटिकली, बट 1 लाख रुपए में कुछ होता नहीं है। मोटा मोटी मान के चल लीजिए कि इनको भी एक शुरू करने के लिए 10 करोड़ के आसपास तो चाहिए ही चाहिए, छोटे स्तर पर भी शुरू करने के लिए। उसमें टेक्निकल इक्विपमेंट चाहिए, टावर वगैरह लगाने हाँ, के लिए भी। उसी में लाइसेंसिंग चाहिए इनको, एनर्जी के लिए चाहिए, R&D चाहिए, और इसमें स्टाफ वगैरह तो सब शामिल ही हैं उसमें। इन सभी खर्चों में अलग अलग जिस भी लेवल पर काम करना हो, आप मोटा मोटी मान के चल लीजिए कि 10 करोड़ के आसपास की शुरुआती आपके पास पैसा हो जाए, फंड हो जाए, तो शुरू कर सकते हैं। परमिशन चाहिए ऑफ कोर्स सरकार का, आपको स्पेक्ट्रम चाहिए, चाहे कहीं किसी से उसके स्पेक्ट्रम को आप लीज पर लें, जैसे भी करने, मतलब आपको अपना मैसेज भेजने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए, करिए, सरकार से परमिशन लीजिए, टेक्निकल आदमी को हायर करिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए। कहीं कहीं दूसरे का भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, कहीं कहीं टेलीकॉम कंपनी ये दूसरे के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं, तो वैसे भी व्यवस्था कर सकते हैं। ट्रेंड स्टाफ लाइए, काम शुरू कर लीजिए, काम शुरू कर दे। पैसा आपके पास तो लोन देने के लिए बैंक वाले तैयार हैं। कहीं कहीं को सरकार कुछ ऐसे सेक्टर में सब्सिडी भी देती है, कुछ इंसेंटिव भी देती है। अपना पैसा लगाइए, चाहे मतलब इक्विटी का पैसा लगाइए, चाहे बोरो करिए, करके पैसा जुटाइए, 8-10 करोड़ हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, काम शुरू। मतलब संचार मिनिस्ट्री से लाइसेंस लेना पड़ता है। जो भी इसके कॉम्पिटेंट हैं उनसे परमिशन लेकर के काम करिए। तो भारत में कितने टेलीकॉम कंपनियां हैं और कितने सरकारी क्षेत्र में है, कितने प्राइवेट सेक्टर में है, और किसकी क्या हिस्सेदारी है? अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो आपने जैसे शुरू में चिंता व्यक्त की थी, वो करीब करीब यहाँ पर दिखता है। भारत में जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL, MTNL, जियो का मार्केट शेयर 50% से कुछ ज्यादा, उसका भारती एयरटेल का करीब 31-32% और वोडाफोन का करीब 13%। यदि इन तीनों को जोड़ लीजिए तो ये करीब करीब 95% होता है। अच्छा, करीब करीब 95% होता है, जो कि एविएशन वाले के आसपास होता है। वहां पर भी 3 मिलकर 95% हो जा रहे हैं। तो कहीं कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन अभी इतने हैं, जिसमें BSNL, MTNL कह सकते हैं सरकारी क्षेत्र के हैं, बाकी सभी पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो ये तो एक तरह से कुछ कंपनियों का मोनोपोली है, और मोनोपोली जब होती है तो कहीं भी मोनोपोली अच्छी चीज नहीं है, उसमें निरंकुश मनमानी लोग करने लगते हैं। आप देखते हैं कि हमारे देश में हर काम अब ऑनलाइन होने लगा है। बैंक में जाइए, सर्वर डाउन है, काम रुका हुआ है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, फोन कट जा रहा है, फोन मिल नहीं रहा है। मतलब कि ये, और हम जाए कहाँ, जियो पर जाएं या एयरटेल पर जाएं या वोडाफोन पर जाएं, मतलब हमारे पास ऑपरेटर ज्यादा नहीं है। तो कहीं हमारे देश में वह स्थिति न पैदा हो जाए जो अभी एयरलाइंस के सेक्टर में हुआ था, कि इंडिगो का ज्यादा शेयर है और इंडिगो की स्थिति खराब हो गई तो पूरे देश की जो हवाई यात्रा है वो लगभग ठप सी हो गई थी। तो इसमें भी ये जोखिम है। तो क्या इसमें नए ऑपरेटर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, और नए ऑपरेटर आने से ज्यादा कंपटीशन होने से क्या लाभ हो सकता है? स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा ऑपरेटर आने चाहिए, जी जी, इसमें इसको कोई डिनाई करने की बात ही नहीं है। जी जी, लेकिन जो मुख्य आपका कंसर्न है जी जी, कि इंडिगो वाली जो केओटिक स्थिति हुई थी एविएशन में, क्या वो कम्युनिकेशन में भी, टेलीकम्युनिकेशन में भी हो सकता है? जी जी जी। देखिए, सैद्धांतिक रूप से भी आप देखेंगे तो कहीं भी मोनोपोली या डुओपोली, ओलिगोपोली जिसको भी कहते हैं, ये कंज्यूमर के हित में तो नहीं है, नहीं है, कहीं भी हित में नहीं सैद्धांतिक रूप से। लेकिन आप इस बात को समझने के लिए एक पुरानी लोगों की कहावत को याद करना पड़ेगा कि देयर इज एनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीबॉडीज नीड, बट नॉट एनफ फॉर ए सिंगल पर्सन्स ग्रीड। आवश्यकता को पूरा करने के लिए दुनिया में पूरे संसाधन है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए दुनिया में कोई संसाधन नहीं है। दुनिया के पूरे संसाधन पर्याप्त नहीं है। तो मोनोपोली
या डुओपोली का जो डिसएडवांटेज है वो केवल ग्रीड मोटिवेटेड है कि हम अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाएं। तो यदि अधिक से अधिक लाभ कमाने की सिचुएशन यदि आ जाए तो 3 लोगों का कार्टेल हो सकता है, तो 5 लोगों का भी कार्टेल बन सकता है। तो ग्रीड है ना, तो वो वाली बात तो रह सकती है। तो मोनोपोली नहीं ठीक है। लेकिन एक चीज साथ ही साथ आप ये देखिए ना कि दुनिया के बड़े देशों में हम लोग यदि चलते हैं, यूएसए में कितने टेलीकॉम कंपनीज काम कर रही हैं। यूएसए जो कि मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है, वहां पर भी 4 से 5 ही हैं। आप यूनाइटेड किंगडम में चलिए, वो भी डेवलप्ड है, उनके पास भी 4 हैं। जर्मनी और फ्रांस में 3 और 4 हैं। जापान में 3 हैं। चाइना में भी 3 हैं। तो हम इन बड़े देश और सारे देशों में ढूंढे जा सकते हैं। इन बड़े देशों का नाम हमने इसलिए लिया, ये बड़ी इकोनॉमी दुनिया में हर के जुबान पर है। तो वहां पर भी ऑपरेटर्स तो 4 ही 5, 3, 4, 3 से लेके 5 के बीच में ही है, कहीं भी 10-12 नहीं दिख रहे हैं। तो ये समस्या वहां पर भी आ सकती है। लेकिन यदि ये समस्या वहां पर नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से जो भी ऑपरेटर्स हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनको जो फ्रेमवर्क, उनको जो प्रॉफिट मार्जिन जो दिया गया है उसको ध्यान में रख के कर रहे, दे आर नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीड। इंडिया में भी यदि जो भी टेलीकॉम कंपनी, अभी 3 ही हम मान के चल रहे हैं, बीएसएनएल चौथा भी शामिल कर लें उसको, बीएसएनएल चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर का है तो उसको थोड़ी देर के लिए भी हम लोग अलग कर लेते हैं। लेकिन वो 3 कंपनीज जो हैं उनके पास तो शेयर करीब करीब कितना मैंने बताया 85 के आसपास, 95% के आसपास आ रहा है। तो है तो उनके पास, यदि वो इस 95% के शेयर में यदि वोडाफोन compete करे जियो से कि हमको जियो के यूजर हमारे पास आ जाए, एयरटेल compete करे वोडाफोन से, इनके अंदर आपसी प्रतिस्पर्धा हो जो अभी है भी अपने देश में। आप जैसे ही कोई फोन नंबर को आप माइग्रेट कराने जाते हैं, पोर्ट कराने जाते हैं दूसरे प्रोवाइडर में, तो 20 तरह से आपसे वो चाहते हैं कि आप उनके पास से ना जाए। तो जब तक ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, 4 हो जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा, 5 हो जाएंगे तो और विकल्प हमारे पास ज्यादा होंगे। लेकिन इतना बड़ा सेटअप केवल प्लेयर आ जाने से ही नहीं होगा, उनका अपना इंडिपेंडेंट सेटअप होना चाहिए। यदि वैसी प्रतिस्पर्धा होगी तो जियो का यदि मार्केट में 50% का ज्यादा से ज्यादा यूजर का शेयर है तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका ज्यादा होगा। दूसरा कोई भी प्लेयर आकर के इमीडिएट उतना बड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर ले, ये संभव नहीं होगा। उनको भी शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। हो सकता है उस हालत में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वो अलाउ ही नहीं करें अपना। तो यदि अनहेल्दी जो वाली बात जो कर रहे हैं, जहां ग्रीड की बात आने लगेगी तो उस लालच में तो ये तमाम चीजें होंगी। तो ये जो संख्या अभी तक 3 है, इससे बहुत चिंताजनक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि इंडिगो फिएस्को कम्युनिकेशन में हुआ तो वहां पर तो मान लीजिए कि 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए होंगे, फैमिली को मिला ले तो। यहाँ तो पूरे देश की 140 करोड़ की यदि आबादी है, उसमें से यदि एडल्ट को मान ले कि 120 करोड़ हो, 115 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, जो भी कहना हो, पूरे 100 करोड़ प्रभावित होंगे डे टू डे, जिसमें बैंकिंग से लेकर के रेलवे, जो भी नाम दुनिया का जो भी एक्टिविटी का नाम लीजिए सब उस पर आधारित है। और इतना ही नहीं, ये जो फाइनेंशियल लॉस जो इसका होगा, जीडीपी को लॉस होगा, लॉस ऑफ सप्लाई चेन का होगा, सेटलमेंट का होगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू का, जो भी आप करते चलिए, आप इसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है आप देख लीजिए, जैसे ही ये सिस्टम डाउन होगा, हमारा जो जेनजी जिसको कहते हैं, जो आज एक दिन खाना खाए बगैर शायद खुश रह जाए, लेकिन मोबाइल का डाटा खत्म हो जाए तो वो पागल हो जाते हैं, वैसी स्थिति आ जाएगी। तो बिल्कुल मतलब क्या कह सकते हैं, अराजकता नहीं कुछ और भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति, सरकार भी इसके मामले में जागरूक है और न्यू एंट्रेंट्स को परमिशन मिलनी चाहिए। सरकार को भी अपने स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और कंपटीशन कमीशन जो भारत का है उसको ज्यादा प्रोएक्टिवली, ट्राई जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको भी बहुत जागरूक रह करके प्राइस को लेकर के, उनके वर्किंग को लेकर के, मॉनिटरिंग का जो लेवल है वो थोड़ा ऊंचा करना होगा। और नए प्लेयर का, जैसे आप एक बात कहते हैं ना, बीएसएनएल बहुत पुरानी है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन बीएसएनएल आज भी करीब करीब 2500 करोड़ के लॉस में है।
2,500 करोड़ के लॉस में। अब उसका बीएसएनएल का लॉस तो सरकार का रेवेन्यू का लॉस है, मतलब हमारे आपके टैक्स के दिए हुए पैसे का लॉस है। आप बीएसएनएल के बारे में जैसे हम लोग की जो बात चल रही है, जैसे एक नॉर्मल जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके जो खर्चे होते हैं, तमाम तरह के खर्चे हैं, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण हेड है जिसमें पैसा खर्चा होता है, उसमें आप निकालेंगे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री एज ए होल का स्टाफ पर खर्चा 12% है, ठीक है। बीएसएनएल का स्टाफ पर खर्चा 38% है। अच्छा, जो इंडस्ट्री एवरेज है उसका 3 गुने से ज्यादा खर्च है। तो अब उनके पास एक तो मार्केट शेयर कम है, मतलब रेवेन्यू कम है, और जो रेवेन्यू आ रहा है उसका एक 40% के आसपास केवल स्टाफ पर खर्चा है, उनके वेजेस पर, सैलरी पर, जो उनकी सुख सुविधाएं जो उनके लिए जो एज पर देयर सर्विस कंडीशन है। तो इनके पास पैसे ही नहीं बचेंगे जो कि अपग्रेड करें, इन्वेस्ट करें। जो भी इन्वेस्ट करना होगा सरकार को फिर इन्फ्यूज करना होगा, चाहे वो 10,000 करोड़ दे, 5,000 करोड़ दे, क्योंकि वहां पर स्पेक्ट्रम वगैरह ये जो भी करने का होगा बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है। तो उसके हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ नया करे, ये तो थोड़ा सा लगता है जैसे कि मतलब व्यापारिक रूप से अच्छा निर्णय नहीं होगा। केवल इनके अंदर जो 3 हमारे अभी मेजर प्लेयर हैं, संख्या चिंताजनक नहीं है। हाँ, ये जरूर इंश्योर करना होगा कि इसमें ग्रीड वाला एलिमेंट ना इन्वॉल्व हो, जिसके लिए सरकार को जागरूक होना होगा। जो रेगुलेटर्स हैं जैसे ट्राई जो है या कंपटीशन कमीशन जो है, ये पूरी सजगता से अपने कार्य का निर्वहन करें रहे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि इनके होने से पूरे देश में ऐसा होगा जैसे कि मैं क्या बताऊं, अदृश्य भूकंप कह लीजिए, मैंने सबसे बड़ा डिवास्टेशन हो जाएगा। हो सकता है देश में अशांति जैसी पैदा हो जाए स्थिति। आपने जैसा कि डेवलप्ड जो कंट्रीज है उनका आपने एग्जांपल दिया, वहां भी 2 है, 4 है, अमेरिका में 4 है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह 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 आपने बताया। तो वहां पर इस तरह की समस्या नहीं आती होगी। उसका कारण 2 हो सकते हैं। एक तो उनकी निगरानी बहुत सख्त होती होगी, और दूसरा कि उनके यहाँ यूजर बहुत कम है। लेकिन इंडिया में यूजर ज्यादा है, जो इसके यूज करने वाले हैं वो ज्यादा है। और इस यहाँ की जो मॉनिटरिंग है, जैसे कि बैंक में सर्वर डाउन होना, नेटवर्क ना मिलना, हॉस्पिटल में ना मिलना, तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? अगर निगरानी सही रहे तो कम ऑपरेटर में चल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूजर ज्यादा है। तो इस दृष्टि से मतलब मेरा मानना है कि यहाँ ऑपरेटर ज्यादा होना चाहिए, जिससे कंपटीशन हो और उससे मतलब गुणवत्ता जो सर्विस है वो कंज्यूमर को मिल सके। यहाँ पर हम आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हैं, पूर्णतः सहमत नहीं है। कंज्यूमर या यूजर ज्यादा होना कोई अभिशाप नहीं है। यदि यूजर ज्यादा है तो यूजर्स आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वहीं से तो हम नंबर 1। यदि हमारे टेलीकॉम कंपनी को या हमारी सरकार को ये मालूम है कि हमारे पास यूजर ज्यादा हैं, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। यदि आपने प्लेयर बढ़ा दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बढ़ाया, तो यूजर बढ़ जाने से प्लेयर बढ़ जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक सिस्टम है, सिस्टम बन गया कि ये होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी अपने यूजर के हिसाब से बढ़ानी होगी। तो सरकार को या जो इसमें हमारे जो प्लेयर्स इसमें लगे हैं, उनको इस चीज का असेसमेंट करना होगा, टाइम टू टाइम करते रहना होगा कि हमारा अभी का यूजर और आने वाले समय का बीच में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है या हो रही है। पैटर्न भी देखना होगा, डाटा कंजम्पशन का पैटर्न भी समझना होगा। उस पैटर्न के हिसाब से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आज के लिए पर्याप्त है, कल के लिए पर्याप्त होगा कि नहीं होगा। भाई एक समय था फोन केवल हम लोग फोन करते थे, मैसेज फिर आया, केवल मैसेज करने वाली बात हो गई। आज तो पूरी की पूरी पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। हर काम डिस्टेंट दुनिया के किसी अलग अलग हिस्से में, भूगोल के क्षेत्र में बैठे हुए लोग वहां से बैठ करके मीटिंग कर ले रहे हैं फेस टू फेस।
कोरोना ने सिखला दिया कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम भी नाम की कोई चीज होती है। ये सब किसके सहारे हो रहा है? उसी के इस संचार साधन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के सहारे हो रहा है। अब यदि मान लिया जाए कि अब सोचिए कि फिजिकल मीटिंग जो होती थी कंपनीज के या किसी भी ऑफिस के, तो उसमें कितने खर्चे आते थे? लोगों का आने का खर्चा, होटल का खर्चा, ट्रेवल का खर्चा, टाइम का खर्चा, ये सब होता था, कॉस्ट लगता था। अभी क्या हुआ? डाटा के सहारे जुड़ गए, अपने अपने टेबल पर बैठ के मीटिंग हो गई, तो कॉस्ट, उनके कॉस्ट सेविंग होने लगी। तो वैसे यूजर तो चाहेंगे कि हमारा कॉस्ट सेविंग हो। कहने का मतलब है कि इस तरह के सर्विसेज की डिमांड बढ़ेंगे, तो क्या सरकार को या जो रेगुलेटर्स हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ये एज्यूम करना होगा, ये फोरकास्ट करना होगा कि आने वाले दिन में देश का डिमांड और बढ़ता है तो हम उसको कैटर कर सकते हैं कि नहीं, विदाउट इन्वॉल्विंग themselves into the greed। क्योंकि ऐसा नहीं कि हाँ सब लोग अब मजबूरी हो गई है तो हम इसका फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू करें। आज जितने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जो थे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इवन स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं। तो इन सभी चीजों का, और अब वीडियो और अपलोड करना, डाउनलोड करना, मतलब छोटे छोटे बच्चों ने सीख लिया है। तो जब वीडियो ट्रांसमिट हो रहा है, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहा हो, यूज तो टेलीकॉम सर्विसेज का ही हो रहा है, तो ये संख्या और बढ़ेगी। रील बनाने वाले और शॉर्ट्स बनाने वाले वीडियो हर दिन बढ़ रहे हैं, तो बढ़ेंगे तो नेटवर्क पर बोझ आएगा। ये फोर्सी करना होगा, और सरकार को, चाहे जो रेगुलेटर, जो भी सरकार से मेरा मतलब रेगुलेटर से, और कंपनी जो ऑपरेटर्स हैं, इनके जो बोर्ड है, जो बोर्ड पर बहुत ही डेकोरेटिव लोग बैठा करते हैं, उनकी ड्यूटी है कि समय पर इसका मतलब प्रोएक्टिवली मूल्यांकन करते रहें और अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने सपोर्ट सिस्टम को उसको अपग्रेड करते रहें। यदि करते रहें तो विन विन सिचुएशन है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, बाकी तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। भाई आज जियो का करीब 7,500 हजार करोड़ का प्रॉफिट है। जैसे भी उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल डेवलप किया है, जनता इसलिए खुश है कि उसको अनलिमिटेड, जब कभी बात करने की कोई चिंता नहीं, जब मन किया घंटों बात करो, आधा घंटा बात करो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में जो नेटवर्क गायब हो जाना, सर्वर डाउन हो जाना, ये तो घंटों लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी का प्रभाव हो सकता है। अभी भी ग्रामीण अंचलों में यदि चले जाए तो कई बार कुछ नेटवर्क नहीं लगते हैं। फलानी जगह BSNL का ही लगेगा, वहां पर वोडाफोन का नहीं लगेगा। जैसे अभी लोग बताते हैं कि वैष्णो देवी की ओर जाए तो केवल BSNL ही लगता है, वो भी प्रीपेड नहीं लगेगा, कुछ ऐसा करके रिस्ट्रिक्शन। अब ये कहीं ना कहीं ये जो रिस्ट्रिक्शन डाला गया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट सिस्टम के कैपेसिटी के हिसाब से होगा कि हाँ इनको देना है, इनको नहीं मिलना। यदि सपोर्ट सिस्टम इनलार्ज हो जाए, सफिशिएंट हो जाए, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम प्लेयर के बढ़ने से ही केवल नहीं सॉल्व होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से होगा, और प्रॉपर रेगुलेशन के मजबूत होने से होगा, और सबके ऊपर जो प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं उनके अंदर जो एक मोरल और इथिकल जो वैल्यू है कि हमको शोषण नहीं करना है, एक बिजनेस मॉडल है, इसमें हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हम इसमें लेजिटिमेटली और इथिकली अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं। प्रॉफिट बढ़ाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करके प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करना वो निंदनीय है। यदि वैसा हो तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, 3-4 प्लेयर भी पर्याप्त हैं। देखिए, हम लोग तो पैसा पूरा पेड कर देते हैं, महीने भर का पेड कर दिए, लेकिन अब उसमें कई बार होता है कि नेटवर्क नहीं मिलता है, नेटवर्क गायब रहता है, घंटों गायब रहता है। तो इसके लिए वो कोई मतलब कंपनसेशन उनसे मिलना चाहिए, या कोई छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको पनिश करना चाहिए कि नहीं? ये आपका कहना बिल्कुल सही है। मानवीय एंगल से देखा जाए तो हमने कोई आपके साथ सेवा का एग्रीमेंट किया है जी। भाई, हमने आपका मतलब किसी भी कंपनी का हमने यदि डाटा मतलब सॉरी जो सिम या जो भी करते हैं हमने यूज करने का सोचा और आपने हमको दिया, तो इट इज ए काइंड ऑफ एग्रीमेंट। आपने कहा कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए और 1 साल तक आपको जितनी देर बात करना हो बात करिए, जब बात करना हो बात करिए, डाटा इसी शर्त पर हम पैसा देते हैं। तो यदि वो नहीं पूरा हो रहा है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन अब इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कैसे करना है, वो इन्फोर्स करने के मैकेनिज्म क्या है, ये
निश्चित रूप से रेगुलेटर को और सरकार मतलब रेगुलेटर सरकार को इस पर ध्यान देना बिल्कुल देना चाहिए भैया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आपने हमसे कहा था कि हम 24 घंटे 1 साल तक आपको कभी भी फोन आपका रुकेगा नहीं, और जितनी देर जब भी बात करना हो, रात में बात करना हो, दिन में बात करना हो, सुबह कुछ 24 घंटे के लिए। और आपने कहा था कि हम आपको 2.5 GB 2 GB जो भी इतना डाटा पर डे आपको देते रहेंगे, तो हमको मिलना चाहिए, हमने उसी लिए आपको पैसे दिए हैं। यदि नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कैसे किया जाए, ये मुद्दा सवाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बहुत से जानकारियां दी और हमारे दर्शकों को बहुत ही लाभान्वित किए और जानकारी बढ़ाए। तो दोस्तों, आप अभी देख रहे थे टेलीकॉम सेक्टर पर जो हम लोगों की वार्ता थी, और जो आप लोगों को जानकारी मिली उससे जरूर आप लाभान्वित हुए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद।